जैसे मैं ब्रीफली थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आरसीए के पेपर के बारे में। आरसीए पिछले साल से 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसमें इकोनॉमिक्स के हमारे 20 सवाल लगभग पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके। इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन हो रहा है, कोर इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है 10 से 12, जो कोर कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमी है। और 8 से 7 सवाल जो है वो करंट ओरिएंटेड लिंक मिलेंगे आपको, जिसमें करंट अफेयर्स का भी वेटेज रहेगा। तो अगर आप उसको दोनों समअप करेंगे तो 20 सवाल मोटा मोटा पूछे गए। सिमिलरली पॉलिटी में 15 से 20 सवाल है, क्योंकि मैं दोनों सेक्शन में ही कवर करूंगा आपका। तो ये टोटल मिला के आपके 40 क्वेश्चन बनेंगे। और जहां तक क्योंकि आरसीए ने कट ऑफ जारी नहीं किया है ऑफिशियली, मगर जैसे हम आरसीए के पार्ट एंड पार्सल रह चुके हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन है इनसाइडर कि जो आरसीए का पिछली बार का एक हाईएस्ट स्कोर गया था, वो समवेयर अराउंड 55 से लेके 60 था। ये हाईएस्ट था आरसीए का ऑब्जेक्टिव में। और जो कट ऑफ थी ऑब्जेक्टिव की, जिसमें आपका ऐसे चेक हुआ था, वो समवेयर डाउन द लाइन 40 टू 45 के अराउंड था। तो अब आपको ये देखना है कि आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड 40 से 45 लाना ही है, नहीं तो आपका जो ऐसे का सेक्शन है वो चेक नहीं होगा। अब ये 40 से 45 का जो एक कट ऑफ है, हम जिसे कट ऑफ कहेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन से इजी टेक है जिसमें हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो इकोनॉमी है, अगर आप उस पर मेहनत करेंगे और वो ज़्यादा आपको दे के जाएगा। सिमिलरली पॉलिटी है, वो आपको एक ज़्यादा गेन करके जाएगा, क्योंकि आपका भी टारगेट 40 टू 45 मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए। उसके बाद ही आपका ऐसे का सेक्शन चेक होगा। जैसे मैंने कमेंट्स में भी देखा, कुछ लोगों ने बोला कि सर कि ऐसे के बारे में बताइए थोड़ा। तो हमारा यह है कि ऐसे में भी हम सेक्शन को डील कर रहे हैं, मगर हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें मिनिमम थ्रेशोल्ड लाना है। तो इकोनॉमी के अंदर जैसे मैं अगर अगर बुक्स की बात करेंगे, तो मैं आपको दो ज़्यादा बर्डन सजेशन नहीं करूंगा, क्योंकि पढ़ने को जैसे बहुत कुछ है। मगर मैं जिस रेफरेंस बुक का सहारा लूंगा, 12th एनसीईआरटी इकोनॉमी की। और दूसरा है, या तो आप विवेक सिंह देख सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन आएगा रुनाल, ठीक है। मैं रुनाल अभी हेलो आप लोग को रुनाल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही बल्कि है ये, क्योंकि आपको सर बहुत। हाँ बोलिए। सर वीडियो विजिबल नहीं हो रही है। नहीं वीडियो विजिबल नहीं है? नहीं नहीं, वीडियो तो आ रही सर थी, वीडियो नहीं नहीं, विजिबल वीडियो ठीक है। विजिबल है सबको सर। हो रही है। विजिबल सर, विजिबल है। चलिए थोड़ा सर थोड़ा अपने तरफ से देख सर लीजिए। सर आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, तो प्रॉब्लम यह है रुनाल की तरफ से कि इतना बल्कि मटेरियल है। और बल्कि, और आज के अगर यूपीएससी का भी आप ट्रेंड देखोगे ना, तो यूपीएससी में भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं इकोनॉमी से, तो आपको जो मेंस का है टॉपिक पूरा सेपरेट आ रहा है और पीटी का आ रहा है। मगर मार्केट में ऐसी क्या अवधारणा बनी हुई है, रुनाल सर का नाम अच्छा है और वो कंटिन्यू है। हाँ, ये मैं आपसे कहूंगा उनके वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई रुनाल पढ़ चुके हैं तो उसे कंटिन्यू रखें, बिल्कुल। मगर एक आपका विवेक सिंह से भी काम हो सकता है, और भी अदर कोई बुक्स हैं आप प्रेफर कर रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे ये दो रेफरेंस हैं। बाकी आप अगर श्री राम पढ़ना चाहें, मार्केट में श्री राम की भी बुकलेट अच्छी है, उनके भी, क्योंकि सर नितिन सांगवान कैसा है? हाँ, नितिन संगवान भी अच्छा है। बस मैं आपको देखिए, मेरा इधर दो मकसद होगा, मैं आपको बताऊं कि मैं केवल आपको आरसी से रिलेटेड ही नहीं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि यूपीएससी में भी जो सवाल पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, हमारा मकसद ये है, क्योंकि गाइडेंस प्रोग्राम है। और मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के साथ ही आपको मैं बताऊं। तो बुक्स तो कोई भी है, मगर कॉन्सेप्ट आपका, क्योंकि देखिए सवाल यूपीएससी एनसीईआरटी के ही पूछेगा, फिलहाल सर आरसीए पर ही ज्यादा फोकस करें ठीक सर है। प्लीज। तो हम, इसलिए मैंने आपको बेसिक एक आपका मोटा मोटा बता दिया कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। और अब हम, आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी बोलिए। सर ये एनसीईआरटी की जो बुक आपने दी है, तो रेफरेंसेस सिर्फ एनसीईआरटी 12 का कवर करना है या उसके साथ रेफरेंस दोनों लेकर चलना है? देखिए इसमें एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो सवाल बनता है, चाहे वो आरसीए का ले ले या चाहे यूपीएससी में ले ले, तो एनसीईआरटी का जिटिस स्टेटमेंट आ जाता है। मगर कुछ जैसे हम अगर बात करें कि
12th की एनसीईआरटी है, तो 11th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ में आपको ओवरव्यू इंडियन इकोनॉमी का मिलेगा, क्योंकि आपको इंडियन इकोनॉमी भी कवर करना है उसके अंदर। इंडियन इकोनॉमी जैसे हम कहते हैं कि सिंस इंडिपेंडेंस और आपका अभी तक क्या हुआ है वो आपको इसमें कवर नहीं मिलेगा 12th की एनसीईआरटी में। तो आप 11th की एनसीईआरटी आपको फॉलो करना पड़ती है वहां से, क्योंकि आरसी में भी सवाल पूछा है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो पिछले साल का पेपर है इकोनॉमी का, हम इजी टू मॉडरेट और फिर टफ सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन को निकाला नेक्स्ट गया है। आईएएस की बुक मेरे पास नेक्स्ट आईएएस है, क्या उससे हो जाएगा कोई इशू? हाँ देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बस आपके क्लियर होना चाहिए। चलिए तो सर एक चीज हम बताएंगे जी बोलिए। कि ये जो विजन आईएएस होता है ना जी जी 365, क्या वो कवर करना सफिशिएंट होगा विजन के लिए, अगर आरसीए को फोकस करते हैं सिर्फ? तो देखिए, अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप विजन 365 के पास जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 365 पढ़ना भी कैसे है इकोनॉमी के टर्म में, क्योंकि एवरीथिंग अंडर द सन पूछ सकते हैं, तो आपको वो पूरा चीज नहीं पढ़ना होता है, आपको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या है उसका और बेनिफिट कितना आएगा। तो ठीक है, आप 365 में आपको कह दूं, अब हो सकता है प्रिपरेशन के अच्छे स्टेज पे हो तो आप जल्दी कवर कर लोगे, मगर हमारा जो सैंपल साइज है अभी जो हमारे पास 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उन सबको सजेस्ट नहीं कर सकता ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ केस टू केस डिफर करेगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, तो जैसे हम अभी सर विवेक सर जी बोलिए। सर विवेक सिंह सर का ये नोट है। सर पहले आप कंटिन्यू कर लीजिए ना, डाउट एंड में ले लीजिएगा। बाद में लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर हम अभी क्वेश्चन से चालू करते हैं। अब इमरान सर को तो- लेक्चर देने दीजिए, आप लोग बीच में डिस्टर्ब ना करें, म्यूट मैं कर दूंगा फिर आप लोग। चलिए ठीक है, चलिए पहला ही सवाल है 92 में ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मैं थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी जो होती है जो आरबीआई जो होता है हमारे देश का, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, उसके द्वारा सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, मेन क्या है, इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है और ग्रोथ को मेंटेन करना। इनके दो काम हैं आरबीआई के बेसिकली, क्योंकि मैं आपको गाइडेंस के तौर पे भी बता रहा हूँ, क्योंकि उस पर हम ध्यान रखेंगे। तो आरबीआई का कुछ सर्टेन टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो मार्केट में जाके इंटरेक्ट करते हैं और उससे वो चीज को अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी इन्होंने क्वेश्चन दिया है, अब देखिए पढ़ना भी है। मॉनेटरी पॉलिसी के पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट, देखिए इंस्ट्रूमेंट पूछे। अगर आपने बेसिक देखा होगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमें दिखा, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने सुना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये होता है कि आरबीआई इंटरवीन करता है और उधर से वो मनी जाकर लिक्विडिटी बढ़ जाती है या लिक्विडिटी कम होती है तो उसमें अपने बॉन्ड और इक्विटी को सब्सटेंशिएट करके वहां से वो काम करता है। अब जैसे हमें ये भी देख सकते हैं कि चेंज इन टैक्सेशन, अगर हम लॉजिक लगाएं, टैक्सेशन का काम किसका है? टैक्सेशन का काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि हम अगर देखें मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे रिलेटेड डील करती है। तो हम ऑप्शन में जाएंगे और हमने देखा कि टैक्सेशन जो होता है वो तो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है काम, और इन्हें मॉनेटरी पॉलिसी कहा है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई। तो अब हम उसको बी देखें, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ से हमने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन डी भी आएगा ना सर? जी। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, सबसे मैं स्लोली बता रहा हूँ थ्रेशोल्ड से। अब जैसे सी तो है ही हमारा, और ऑल ऑफ द अबो नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हमने काट दिए। अब या तो हमारा बी होगा, अब या तो सी होगा। अब मोरल सुएशन जो होता है, ठीक है, अब सी या डी। मोरल सुएशन ये होता है कि आरबीआई अपने स्टेटमेंट देती है पब्लिक डोमेन में कि हमें बैंकिंग या खर्च करना चाहिए, तो उसके द्वारा हम ये जान गए कि इसका आंसर ये बी आएगा। ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर वाला मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब स्लो डाउन होता है, जिसे रिसेशन हम कहते हैं, जब हमारे स्लो डाउन चलता है इकोनॉमी के अंदर, स्लो डाउन मीन्स जैसा अभी इकोनॉमी हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हमारा थोड़ा स्लो डाउन है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हैगा और इकोनॉमी रन नहीं करी। जब स्लो डाउन तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है,
पैसा डालती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो आरबीआई का थ्रू होता है, उसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल उसका मेन काम होता है और ग्रोथ को भी मेंटेन करना। पहले इसका रोल ज्यादा था, मगर अब इसको मेन टारगेट कर दिया गया है कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और उसका जो बैंड है 4%, इन्फ्लेशन 4%, ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपसे। +-2 का बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ मतलब या तो इन्फ्लेशन रेट 6% हो सकता है और या तो इन्फ्लेशन 2% होता है, मगर इसी के बीच में आपका इन्फ्लेशन का रेंज होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है इन्फ्लेशन, तो आरबीआई को अगर 3 क्वार्टर में इन्फ्लेशन या तो 6% से ज्यादा होगा या 2% से कम होगा, तो आरबीआई अगर 3 क्वार्टर में, एक क्वार्टर आपको ठीक है 3 मंथ्स का बनेगा, अगर 3 क्वार्टर ये बैंड क्रॉस होता है तो आरबीआई को, क्योंकि मॉनेटरी जो एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया गया है भारत सरकार के बीच में और आरबीआई के बीच में, जिसमें 6 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करी गई थी, उनको लिखित में जवाब देना होगा कि ये बैंड क्यों क्रॉस हुआ। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ टूल्स थे। अब बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला आपको। अब इसमें पढ़ना क्या है मैं थोड़ा और बता दूंगा इसमें कि आपको क्या क्या देखना होगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी में आपको देखना है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है मैं थोड़ा ब्रीफली अभी बता भी दूंगा। दूसरा आपको देखना है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तीसरा फंक्शन ऑफ आरबीआई, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है खासतौर पे इस वक्त आरसी में भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि किस तरीके से आरबीआई क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करता है। टूल्स ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है मैं थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देती हूँ। रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंक्स, जो हमारे बैंक्स हैं, उनको लोन देती है उनके सर्टेन एनडीटीएल में, ठीक है। एनडीटीएल मतलब होता है उनका एक अकाउंट होता है, कितना लेन देन उनका बैंक का चल रहा हो नेट ओवरनाइट के उस पे, तो वहां पर उनको आरबीआई प्रोवाइड करता है लोन। उसके बाद कुछ इसमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं बैंक को जो मेंटेन करने, जैसे CR, SLR, ये कुछ बैंकों को रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ये थोड़ा आप ब्रीफली देख लेना, मैं बता रहा हूँ। कैश रिजर्व रेशियो, ये एक ऐसा रेशियो होता है जैसे बैंक में सपोज करिए, मैं एग्जांपल के सोचें, बैंक का एनडीटीएल जो होता है नेट डिपॉजिट 100 रुपए है सपोज करिए। अब आरबीआई की गाइडलाइन है, अगर बैंक के पास 100 रुपए हैं तो उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज उसको आरबीआई के पास रखना होगा। वो 100 रुपए लोन में नहीं दे सकता, क्योंकि फिर क्या होगा, जो डिपॉजिटर का मनी है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा या पूरा खर्च हो जाएगा, तो बैंक रन की दिक्कत आ सकती है। तो आरबीआई ने 1934 के अंदर उसको पावर है, आरबीआई एक्ट जिसे कहा जाता है 1934, और 2 एक्ट याद रखना, 1949 का जो एक्ट होता है उसके अंदर सर्टेन प्रोविजन से आरबीआई शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक को कंट्रोल करते हैं। तो अब इसके अंदर CR का कुछ परसेंटेज होता है। इसमें कैश में आपको बैंक्स को, आरबीआई का एक अकाउंट होता है उसमें पुट ऑन करना पड़ता है बैंक को अपना अकाउंट। और दूसरा होता है SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट आपको क्या होगा, बैंक को अपने पास रखना होता है वो, मगर उसके आप गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, बॉन्ड्स के भी इसमें फॉर्म में हो सकता है। तो आप कुछ अमाउंट रखते हो और फिर जो बचा हुआ पैसा होता है वो आप लोन में आरबीआई और डे टू डे फंक्शनिंग में उसको इन्वेस्ट करता है। तो ये 2-3 रेशियो है, आपको इसको याद रखना होगा। डिटेल में आप देख सकते हैं इसको। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, क्योंकि मैं अभी आरबीआई को डील कर रहा है तो हम आरबीआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। अब देखिए, ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस साल ये करंट में था, न्यूज में था। ये कोविड के टाइम पे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के तहत एक साइन हुआ था इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ गई। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट में जो पैसा था वो ज्यादा बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो गया। जब पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा मार्केट में तो जो सप्लाई है, डिमांड है, वो भी बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करिए कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, अभी हम कोई एक बोतल बना रहा है, ठीक है, एक बोतल का प्रोडक्शन कर रहा है हमारे। अब जब नॉर्मल सिचुएशन चल रही तो एक बोतल को खरीदने के लिए कम से कम 5 लोग थे। अब क्या हुआ, सडनली कोविड आया। कोविड में सरकार ने क्या किया, पैसा बढ़ाया, क्योंकि रोजगार और हैंड में कैश गया लोगों के। सिमिलरली आरबीआई ने क्या किया, थोड़ा इंटरेस्ट रेट घटाया। इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने क्या किया, डिक्रीज किया, जिससे क्या हुआ कि कंपनीज को लोन मिल सके और वो जॉब प्रोवाइड करें। तो इसका इम्पैक्ट क्या आया, इम्पैक्ट ये आया कि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो गई, मतलब पैसा ज्यादा हो गया, मनी इंक्रीज हो गया। अब जब मनी इंक्रीज हुआ तो देखिए, पहले 5 लोग थे, अब उसी चीज को कितने लोग चेस कर रहे हैं, 10 लोग, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ 10 लोग हो गए, यहाँ भी 5 लोग थे, उसी चीज को 10 लोग कर रहे हैं, मगर प्रोडक्शन तो आपका एक ही बोतल का हो रहा है, क्योंकि सडनली ओवरनाइट आप प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। इसलिए जो ग्रोथ होती है ना, इसलिए बोला ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए जो स्टेबल हो और कंटिन्यूटी मेंटेन कर सके। तो अब प्रॉब्लम ये आया कि सडनली इन्फ्लेशन हमारा कोविड में बढ़ने लगा। सर ने अभी इससे पहले तनवीर सर बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा है कि 2 क्लास में मैक्सिमम मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको डिटेल एनालिसिस किया है, जिससे हर बच्चे को थोड़ा समझ में आया जब एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि सबका लेवल अलग है यहाँ पर। क्योंकि वैसे तो हम गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं, मगर हम लोग की कोशिश है कि मैक्सिमम आपको दे पाए। तो इसी को मैं अभी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जा रहा था, मतलब महंगाई बढ़ रही थी और महंगाई कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। तो सरकार ने बोला कि अगर मैं CRR बढ़ाते, कैश रिजर्व रेशियो, तो उसमें क्या होगा कि आरबीआई, बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई के अकाउंट में रखना पड़ेगा। SLR बढ़ाते हो, उसमें सिक्योरिटी चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब SLR एक टारगेट है। जैसे मैंने आपसे किसी एक्स स्टूडेंट से बोला कि देखिए मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूँ और आप केवल उसमें से 40 रुपए ही खर्चा कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं खर्चा कर सकते, क्योंकि वो पैसा किसी के सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा जमा किया गया है, नहीं तो बैंक एनपीए क्राइसिस आ जाता है। तो अब उसमें क्या हुआ कि जब 10 लोग एक ही चीज को चेस कर रहे हैं, पहले 1 लोग चेस कर रहे थे, तो मनी कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे 8 लाख करोड़ का सरप्लस आ गया मार्केट में, सरप्लस आ गया था कोविड के दौरान। अब 8 लाख करोड़ का सरप्लस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के लिए चैलेंज था कि उसको वापस मार्केट से उठाया कैसे जाए। अब इसके लिए टूल होता है, क्या होता है, बॉन्ड, इधर आएगा बॉन्ड सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, मार्केट से पैसा उठाएगी। जैसे उन्होंने एक पेपर दिया और पेपर में कहा कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो वो आरबीआई को वो पेपर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आरबीआई क्या जाके कंपनीज को या बैंक्स को सेल आउट करेंगे कि आप कोई 100 करोड़ का आप ये पेपर है और आप उसको ले लीजिएगा, तो सर्टेन इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी आरबीआई। वो टूल होता है जिसे हम बिल्स कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो गया, ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। ये बिल्स आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ये फिजिकल पॉलिसी में। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक नया इंस्ट्रूमेंट लेके आई, जो नया इंस्ट्रूमेंट का नाम था वो नाम था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये था इसकी पूरी कहानी। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई से कि आप जो मनी है, आप लिक्विडिटी कम कर सकते हैं, आप कुछ एक ऐसा पेपर दीजिए
और पैसा मार्केट से खींच लीजिए, कंपनी से, बैंक से। तो भी एक टूल था जिससे इन्होंने क्या किया, लिक्विडिटी मतलब जो पूंजी थी मार्केट से उठा के वापस अपने सिस्टम में लाना था। तो अब मैंने मोटा मोटा आपको जैसा बताया, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इट एक्ट्स एज अ टूल फॉर एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलेट्रल। तो विदाउट एनी कोलेट्रल, यस, मैंने आज जैसा आपको बोला कि इसमें कोलेट्रल का प्रोविजन नहीं था। कोलेट्रल मतलब कुछ गिरवी नहीं देना था आरबीआई को, मतलब आरबीआई को कोई सिक्योरिटीज प्रोवाइड नहीं करनी थी। बस उन्होंने कहा था आपको रेपो रेट से कुछ परसेंट हम कम मिलेगा लोन। तो पहला स्टेटमेंट हम यहाँ देखना है कि पहला कहां पर है, ए में है और डी में है। तो हमने देखा कि बी ऑप्शन कट गया हमारा और सी ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब ओवरनाइट डिपॉजिट क्या होता है? ओवरनाइट जब इसे कहते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज। एनडीटीएल ही होता है जैसे 14 दिन, जैसे हम कहते हैं 14 डेज। कुछ बैंक जो भी काम करती है वो 14 दिन का कुछ उनका एक पूरा का पूरा पैसा होता है, उसी पे सारे प्रोविजंस लागू होते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि नॉट एप्लीकेबल ऑन ओवरनाइट डिपॉजिट। तो हम ये कह सकते थे कि ऐसा कोई भी, मैं आपको बता दूं, आरबीआई का बैंकों से कोई भी जो रिलेशन होता है सब एनडीटीएल पे ही होता है। भाई जितना भी एक्शन होगा, बैंक के पास कितना टाइम डिपॉजिट आ रहा है और डिमांड डिपॉजिट आ रहा है। अब टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट थोड़ा मैं ब्रीफली अगर बताऊं तो, टाइम और डिमांड। डिमांड ये होता है आप गए, आपने बैंक में पैसा जमा करा, कौन सा अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो वो से कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट होता है जो आप डीडी और XYZ बनवाते हैं, डीडी, उसे टाइम डिपॉजिट। तो उसी पैसे के ऊपर ना आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है जिससे वो अपना कंटिन्यू ग्रोथ या लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आरबीआई का जितना भी टूल होगा, बैंक जितना भी लोन उठाएंगे वो सब के सब ओवरनाइट डिपॉजिट पे ही होगा काम। तो दूसरा स्टेटमेंट देखें तो गलत है। तो यहां से जब दूसरा स्टेटमेंट हमने गलत किया तो हमारे पास देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकल गया? डी। तो अब इसमें क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट एसडीएफ रेट इज सेट एट अ लोअर रेट रेपो रेट। रेपो रेट से बिल्कुल कम था, क्योंकि रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, लोन देती है कि वो अपना डे टू डे फंक्शन कर सके अगर जब उनको शॉर्टेज होती है अमाउंट की। तो एसडीएफ ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी देखिए। फिर आगे देखिए, आप देखिए केवल मॉनेटरी पॉलिसी से मैं बोल रहा हूँ आपको, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम कवर कराने की आपकी। अभी हम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी में हैं और हम देख रहे हैं कि कम से कम ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। अब हम इसमें तीसरा आ गया कि आरबीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो बैंकों को सुपरविजन करती है, बैंक सुपरविजन। ये आरबीआई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब आरबीआई कैसे, मैंने आपको बताया था अभी कि कौन से 2 एक्ट के थ्रू करती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट याद रखिए 1949 का एक्ट होता है। ठीक है, ये एक्ट बहुत है। इसी में जो आप पढ़ते हैं ना, शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये सब उसी के अंदर आता है। शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। और एक और याद रखिए एसएलआर जो होता है, टूल होता है, वो भी इसी के थ्रू आता है। मगर जो CRR होगा, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये जो कैश रिजर्व, क्योंकि ये कुछ जो अमाउंट होगा बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास रखेंगे, आरबीआई के पास कैश फॉर्म में। तो जो आरबीआई का गठन हुआ है वो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट। तो हमने यहाँ देख लिया कि CRR 1934 से लिया जाएगा, SLR जो होगा आपका 1949 से लिया जाएगा। एक्ट के तहत पावर होती है आरबीआई को।
तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पेमेंट्स बैंक। उस टाइम पे आपने देखा होगा जब कोविड आया था तो पेमेंट बैंक लाइमलाइट में आए थे और स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेमेंट बैंक का ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि पेटीएम आया, उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक आया, और स्मॉल फाइनेंस बैंक ये थे कि जो कुछ सेक्टर बचे हुए थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि हमारा बैंक कंसोलिडेशन हुआ, जैसे आप लोगों को पता होगा कि आरबीआई ने जो बैंकों को मर्ज किया है, तो उनकी कोशिश है कि मैक्सिमम हम बड़े बैंक्स बनाएं, जिससे क्या है कि एक अच्छे लोन की अवेलेबिलिटी हो पाए बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए। सिमिलरली मगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, जैसे जनधन योजना हम जिसे कहते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉन्सेप्ट, ये सब कोविड के दौरान के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनको मान्यता देने का बोला। तो ओवरव्यू में बता दे रहा हूँ, पेमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें उनको पूरे के पूरे जो 1949 के अंदर जो प्रोविजन दिए हैं आरबीआई के, उसको फॉलो करना होगा। जैसे कैसे? एसएलआर मेंटेन करना होगा, सीआरआर मेंटेन करना होगा। फिर सर्टेन, इसको बनाने का मकसद ये था कि जो अनबैंक सेक्शन है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, किसान है, मजदूर तबका था, माइग्रेंट्स थे, तो वो कहीं ना कहीं उनको बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी भी, तो वो प्रोविजन ऐसा था कि वहां पर मुश्किल हो रहा था बैंक्स में लोन निकालना, ऑपरेट करना। तो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक वहां से आया। तो मतलब पूरे के पूरा आप ये मान के चलिए एक छोटा बैंक है, दोनों मोटा मोटा आप समझिए, और इसको सारे रेगुलेशन आरबीआई के लगभग लगेंगे। अगर आपको एग्जाम हॉल में याद नहीं आ रहा है तो ये मान के चलिए, अगर बैंक शब्द आ गया है, बैंक शब्द आता है, तो आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आप उस पर फॉलो होगा। अब हम आगे हेलो देखते सर। हैं। हाँ बोलिए। सर पेमेंट बैंक जो है कौन से एक्ट को फॉलो करता है, प्लीज रिपीट कीजिएगा एक बार। बेटा 1949, 1949 जो भी ये वर्किंग होगी ना, बैंकों की मोस्टली वर्किंग 1949 एक्ट से होती है, आरबीआई एक्ट। सर पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है क्या? नहीं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करे, डेबिट कार्ड करेगा, डेबिट कार्ड। ऑलराइट सर, थैंक यू। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आगे, थोड़ा क्वेश्चन ले लीजिए मुझे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, क्या इसको सर हमारा रिकॉर्डिंग लेक्चर हमको मिलेगा ना ये? जी हाँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा आपको। हेलो सर, हेलो, एससीएस में कौन से कोलेटरल का बात हो रहा है सर, कि कोलेटरल देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? कोलेट्रल, देखिए कोलेट्रल ये होता है कि आप सपोज करिए कुछ पैसा मुझसे ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको जैसे मुझे गोल्ड दोगे या आप कुछ एक रिसिप्ट दोगे पेपर में, कुछ जैसे अथॉरिटी होगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉन्ड्स और इक्विटी या ट्रेजरी बिल्स जिसे हम कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स, कैश रिजर्वेशन और कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं, कुछ सर्टेन बिल्स होते हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर आवाज नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज। वॉइस इज नॉट हेलो, हेलो, यस सर, जी, यस नाउ तो क्लियर। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बिल्स देती है आरबीआई को, जिसके थ्रू वो मनी मार्केट से उठाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट मार्केट से पैसा नहीं उठा सकता, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट इंटरवीन मार्केट में नहीं करता है। वो अगर उसे कोई पैसा मार्केट से उठाना होता है या मार्केट में डालना होता है, तो वो आरबीआई के थ्रू करता है। तो पेमेंट बैंक, पहला है क्वेश्चन, हम पहला स्टेटमेंट देखें, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट एक्सेप्ट नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट वाइल स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्सेप्ट सब डिपॉजिट। अब मैं इसको मान के चल रहा हूं कि आप एग्जाम हॉल में बैठे थे और आपको नहीं समझ में आ रहा था स्टेटमेंट, तो हम अभी थोड़ा लीव कर देते हैं इस स्टेटमेंट को, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ कि क्वेश्चंस को स्टेटमेंट्स के थ्रू कैसे देखना है। अनलाइक पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक आर सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर। देखिए मैंने जो पढ़ाया, और
उसमें ही से आपको बता रहा हूँ। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक को CRR फॉलो करना है मगर पेमेंट बैंक को नहीं? तो मैंने बोला आपसे, जहां बैंक शब्द आ गया मतलब उसको पूरा का पूरा जो नॉर्म्स होंगे RBI को फॉलो करना होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट हम कह रहे हैं कि गलत है, हमने पढ़ा भी है कि बैंकिंग के जितने भी लॉज होंगे उनको फॉलो करना होंगे। तो हमने देखा बी यहाँ से क्रॉस हो गया, ठीक है, मतलब सेकंड क्वेश्चन गलत, स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, while small finance banks are mandated to maintain 25% of their branches in unbanked areas, no such condition are imposed on payment banks. अब इसमें नॉर्म में था, जब लाइसेंस दिया गया था तो उसमें यह था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक को 25% जो अपनी ब्रांचेस होंगी तो वो ऐसी जगह पे खोलना होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां की बैंकिंग फैसिलिटीज ना हो या बैंक्स ना हो ज्यादा। तो नॉर्म्स दोनों के लिए बराबर था। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो अब हमने देखा कि हमारे पास स्टेटमेंट केवल एक बचता है, ठीक है। तो पेमेंट बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट वाइल स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्सेप्ट सच डिपॉजिट, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ हाँ बोलिए। सर इकोनॉमिक्स मतलब मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं बिल्कुल, तो सर बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझने के लिए तो सर 11-12 ही उठाएं। हाँ, आप अगर इकोनॉमिक्स को समझना थोड़ा वीडियो लेक्चर्स के देखना पड़ेगी, क्योंकि आपको 12th एकदम से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि थोड़े टर्म्स होंगे तो उसको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा टर्म्स को आपको। तो वही सर मतलब 6 से 7 ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है पढ़ना। मेरे ख्याल से तो इसके लिए आप 6 से एक बार देख सकते हो, ओवरव्यू ले सकते हो। इतना बेसिक क्वेश्चन आप YouTube से सर्च करें प्लीज, ये सब क्वेश्चन यहाँ सर से मत पूछें। चलिए ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप मुझे कंटिन्यू करने दें, कोई इशू नहीं है। हेलो, ओके सर, प्लीज यू कंटिन्यू विद द डिस्कशन। ठीक है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, मैंने केवल अभी एक मॉनेटरी पॉलिसी का ही कॉन्सेप्ट पकड़ के रखा है और इसी पे हम क्लास चला रहे हैं। देखिए कोशिश ये है कि एक ही कॉन्सेप्ट को किस हिसाब से पूछा गया है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने के बाद बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कितना आपको पढ़ना है, बस उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है कहीं पे कुछ ज्यादा करनी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब ये आप देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट फिर वो पूछ रहा है बैंक से रिलेटेड। अब क्या होता है, देखिए बैंक्स लोन से आ गया, उसके बाद IC, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हम देखते हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि RBI के किसी बैंक के पास 40 रुपए NDTL बचा है, जिससे वो अपना क्या कर सकता है, लोन या कुछ फैसिलिटीज दे सकता है। सपोज करिए एक कोई पर्सन गया पर्सनल लोन लेने के लिए, ठीक है, पर्सनल लोन, कमर्शियल लोन, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये जो लोन है डिफॉल्ट भी हो जाए। डिफॉल्ट मतलब वो भुगतान ना करे, और पॉसिबिलिटी है ये NPA में कन्वर्ट हो सकता है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इधर RBI ने कुछ नॉर्म्स रखे थे, ये जो बेसल कन्वेंशन आप पढ़ेंगे, बेसल्स नॉर्म्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इधर से देखिए बेसल नॉर्म्स, ये ध्यान रखना। इसके अंदर बैंक फेलियर ना हो, क्योंकि अगर बैंक फेल हो गए तो हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये कहता है कि बैंकों को कुछ अमाउंट, जैसे मैंने बोला ना 40 रुपए में से ये पूरा का पूरा 40 रुपए लोन नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ एक सर्टेन परसेंटेज इनको अपने पास रखना ही होता है, जिससे क्या हो सके कि अगर कोई आपदा आए इससे ये आपको डिफेंड कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11% रखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे जहां तक लगता है। तो क्या बोल रहा है, इट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर रिस्क इन द बैंक्स लोन बुक, ठीक है। मतलब ये क्या दर्शाता है कि हमें जो पॉसिबिलिटी है कि बैंक लोन देगा बुक्स में, ठीक है, उससे कोई रिलेटेड डील करेगा। हाँ, हम कहना है कि हो सकता है, बिल्कुल। तो हमने कहा पहला स्टेटमेंट ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है
द लोअर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द फर्म। अब ये इधर क्या फर्म से रिलेटेड पूछा था उन्होंने, कोई कंपनी से रिलेटेड। हायर इज एबिलिटी टू पे फॉर इट डेट। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगा तो क्या उसकी एबिलिटी ज्यादा होगी कि वो अपने डेट को सर्व कर पाए? तो पूरा स्टेटमेंट उल्टा बोल रहा है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा, मतलब सपोज करिए मेरे पास, अगर मैंने बैंक किसी को लोन दिया है और मेरे पास एक ऐसा मनी है जिससे अगर कभी वो मेरा पैसा वापस ना आए, मगर जो मैंने कस्टमर से पैसा लिया है उसका चुकाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा है, जितना ज्यादा होगा मुझे उतना ज्यादा वो फर्म स्ट्रांग होगी, जब मैं स्ट्रांग होऊंगा। तो यहाँ पर दोनों, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये कॉन्ट्रेरी बात कर रहा है। मतलब जितना ज्यादा आईसीआर होगा उतनी ज्यादा फर्म के अंदर ताकत होगी कि वो अपना डेट, अपना उधार पे कर पाए। सिमिलरली ये बैंक के लिए भी हो सकता है। तो इस बार जैसे इन्होंने पूछा है फर्म्स के लिए, ये आपको पूछ सकते हैं बैंक्स के लिए भी। अब ये हो गया हमारा सवाल। इसके बाद सर मेरा एक पिछले वाले क्वेश्चन पे डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर उसमें लिखा था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है डिपॉजिट लेते हैं, तो वो जो एनआरआईज का डिपॉजिट लेंगे वो एज ए इन्वेस्टर लेंगे या एज ए डिपॉजिट लेंगे? देखिए उसमें आजा वो डिपॉजिट, ठीक है, लेंगे और उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो, क्योंकि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पेमेंट बैंक्स का, वो कॉन्सेप्ट ये है कि वो किस तरीके से अनबैंक सेक्शन को, क्योंकि उनका प्रोविजन नॉन रेसिडेंट इंडियन से डील करना है ही नहीं, पहली बात तो उसमें सर्टेन क्लॉज दिए हुए हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, क्योंकि उसमें पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10 या 12 क्राइटेरिया दिए हैं कि किसमें वो डील कर सकते हैं। आपको इसमें एक बार लुकआउट करके देखना पड़ेगा कि किसको वो देख सकते हैं, किसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो सर ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, कैन वी से दैट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज सेम एज सीआरआर? सीआरआर तो मतलब उसी तरीके से आप उसको सीआरआर, क्योंकि सीआरआर की एक बैकिंग है, ठीक है, सीआरआर की 1934 के एक्ट के तहत बैकिंग आएगी। मगर ऐसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की कोई बैकिंग नहीं आती, क्योंकि आरबीआई इसको सुपरविजन करता है, ठीक है। तो इसको 1949 के इसके अंदर जो सुपरविजन की पावर है आरबीआई के पास, तो उसके तहत इसको वो इस पे कंट्रोल करता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो बेसल नॉर्म्स हुए थे, जिससे बैंकिंग स्टैंडर्ड सेट किए गए थे, जैसे कहते हैं ना, जैसे अगर हम बात करें कोई भी बॉडी होती है तो उसमें नॉर्म्स बनाती है, तो उसके थ्रू ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आया था, ठीक है। तो आप उसको वहां से एकदम सिमिलरिटी नेक टू नेक मर्ज नहीं कर सकते। चलिए हेलो अब सर। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन है सर, जो अभी जिनका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और वो आरसीए का एग्जाम देना चाहते हैं, तो अभी उनको कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? मेरा तो ये कहना है कि पहले तो बेसिक एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि वो सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्लियर हो जाएगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा चीजें। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पहले। तू भाई रहने दे, अभी 2 साल वेट करो तुम। चलिए ठीक है, किसी को ऐसा मत न बोलिए, ठीक है। तो अभी आगे हम देखते हैं। सर अभी इनको मना करिए, ऐसे कमेंट ना करें। अगर सबका डाउट है तो वो पूछेंगे ही सब लोग। ऑफ बजट बोरोइंग, थोड़ा ध्यान रखिए कि पब्लिक में डोमेन में है हम, और किसी को ना बोले, ठीक है। अगर डाउट कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आप और डिमोटिवेट मत कीजिए, ठीक है। अब ऑफ बजट बोरोइंग, अब ये कॉन्सेप्ट भी लाइमलाइट में था। तो ये आप इसमें क्वेश्चनों में एक चीज देख रहे होंगे कि ज्यादातर वो टॉपिक जो न्यूज में बने हुए थे और वही आरसीए में पूछे गए। अभी तक मैंने 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस किए और वो कहीं ना कहीं करंट में बने हुए थे। ऑफ बजट बोरोइंग, ऑफ बजट का मतलब ही समझ में आ रहा है कि बजट से कोई चीज है बाहर है, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट होगा उससे कोई चीज बाहर है। अब इसमें क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हुआ क्या है कि जब कोविड आया था, उसके आपको पता होगा एफआरबीएम एक्ट, ठीक है, एफआरबीएम एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर उनको डेफिसिट को मेंटेन करना था, उसके बियॉन्ड जाने पे उनको पनिश या उनको एक डॉक्यूमेंट पेश करना था, क्यों गए, एफआरबीएम एक्ट 2003। अब ये क्या था,
इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन उठाना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, लोन की जगह अगर वो लोन दिखा लेंगे किसी XYZ से ऐप से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको अपने अकाउंट पे दिखाना होगा, वो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट में काउंट होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FCI को बोला कि आप लोन उठा लीजिए और जो उसका इंटरेस्ट होगा और जो उसका पैसा होगा वो हम भरेंगे। तो इसमें क्या हुआ, बाईपास किया गया और इसमें ये कर्ज दिखाया गया FCI के लिए, मगर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं था। तो FCI हो गया और भी जैसे बॉन्ड्स हो गया, जैसे हमें ऑयल बॉन्ड्स आए थे हमारे पास, ऑयल बॉन्ड्स, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ये सब टूल इस्तेमाल करती है बाईपास करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को मेंटेन करने के लिए, तो उस चीजों को कहते हैं ऑफ बजट बोरोइंग, मतलब बजट के बाहर। तो अब देखते हैं हम, मैंने आपको शब्दों में, इट इज अ लोन टेकन डायरेक्टली, देखिए डायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बताया कि अभी वो जो पैसा है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले रही है। वो कौन, FCI हो गया या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसा हमने कहा, या कोई और अदर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिट्स हो गई। तो हमने देखा कि ऑप्शन में आया, अब ऑप्शन में देखा तो हमने कहा पहला स्टेटमेंट तो गलत है, हमने उसको एलिमिनेट किया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है C या D, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो एनी हाउ ठीक है हमारा। अब थर्ड स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कैन रेज मनी थ्रू ऑफ बजट बोरोइंग टू मेट इट डेफिसिट। कैन है तो कैन एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, ठीक है। तो मतलब कैन मतलब हो सकता है, हम मान रहे हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है अगर हम देख रहे हैं दोनों में। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द फिस्कल डेफिसिट बट नॉट रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने आपको यही बोला कि फिस्कल डेफिसिट को बाईपास करने के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, ठीक। तो एग्जामिनेशन हॉल में मैं आपको एक बता देता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में चाहे वो RC हो चाहे UPSC हो, आपको गलत ज्यादा ढूंढना सही के मुकाबले। अगर हमें अपने माइंड को ऐसा बनाना है कि हम गलत ज्यादा ढूंढ सके, अगर आप सही ढूंढने जाएंगे ना तो आपका पेपर भी छूट जाएगा और चांसेस है कि आप गलती कर जाओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखें चीजों का। अब हम आगे देखते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो, हेलो, आप मैं RTA के कॉन्ट्रीब्यूशन चैप्टर बता दीजिए। जी जी। अब देखिए, अब हम इधर आ जाते हैं, अब फिस्कल टूल्स में आ जाते हैं, मतलब अब गवर्नमेंट से संबंधित। अभी तो हमने पूरा RBI से रिलेटेड जो था, मैंने मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करी इस क्लास में, ठीक है। तो अब हम हमारा फिस्कल टूल से रिलेटेड, अब फिस्कल्स क्या होते हैं, देखिए एक तो RBI की जिम्मेदारी थी कि इन्फ्लेशन को मेंटेन करे, दूसरी जिम्मेदारी थी कि बैंक को सुपरवाइज करे, तीसरी जिम्मेदारी थी कि ग्रोथ को भी मेंटेन करे। और वो ग्रोथ कैसे हो पाएगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करेगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या टूल होते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो टूल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो होता है टैक्सेशन। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स बढ़ाएगी या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स कम करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे रोड बनाना, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी के थ्रू कंस्ट्रक्शन करना। ऐसे ही आप समझ लीजिए, अगर कुछ ऐसी योजनाएं जैसे मनरेगा हो गया, सपोज करिए, मनरेगा क्या है, मनरेगा एक तरीके के एक्सपेंडिचर स्कीम ही है सरकार की, जिसके थ्रू क्या है लोगों के हाथ में पैसा जाता है। तो सरकार भी क्या करती है, या तो लोगों के हाथ में पैसा डालती है और या तो सरकार पैसा मार्केट से ले लेती है। इसके थ्रू गवर्नमेंट ग्रोथ, जॉब्स, ये सब मेंटेन करने की कोशिश करती है,
तो अब हम आते हैं कि गवर्नमेंट के टूल क्या होते हैं। देखो गवर्नमेंट के दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट मार्केट में मनी इंक्रीज करेगी किसी भी थ्रू, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डोविश स्टांस। और दूसरा क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इसमें क्या करेगा कि गवर्नमेंट इंडिया मार्केट में पैसा कम करेगी। इसको कहते हैं हॉकिश स्टैंस, ठीक है। तो ये दो टूल, एक्सपेंशनरी का मतलब मार्केट में पैसा बढ़ाना है, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, और कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है मार्केट में पैसा कम करना है। इनके पास मैक्सिमम यही दो टूल होते हैं। अब इसके बहुत सारे प्रोसेस से करते हैं। जैसे सपोज करिए एक्सपेंड करना है उनको, मार्केट में क्या करना है, एक्सपेंशनरी या डोविश, तो किसके थ्रू करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, मार्केट में पानी रोड का कंस्ट्रक्शन करे, ठीक है, या ब्रिजेस बनाए, मेट्रो ट्रेन XYZ। और कॉन्ट्रैक्शनरी कैसे करेगी, टैक्स बढ़ा दे। अब वो टैक्स इनडायरेक्ट भी हो सकता है और आपका इनडायरेक्ट भी डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे सपोज करिए GST क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। पर्सनल टैक्स क्या है, पर्सनल इनकम टैक्स, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके थ्रू कंट्रोल करती है। RBI से इसका कोलेशन होता है कि हम थिंक कराए दोनों में। अब चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। सर ये पर्सनल टैक्स इनडायरेक्ट हुआ? नहीं, पर्सनल टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स होगा ना। यस सर, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, मैं बता देता, GST जो होगा, आज आप मोटा मोटा याद रखें, GST जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनडायरेक्ट टैक्स को ही पूरा एक कंसोलिडेट करने के लिए GST का इंट्रोडक्शन लाया। GST अभी लाइमलाइट में है और ये बना रहेगा क्योंकि 3 लाख करोड़ इन्होंने टारगेट, मतलब 2 लाख करोड़ का ब्रैकेट अभी क्रॉस कर लिया। तो आप देख सकते हैं RC के लिए GST इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार फिर से। तो GST के अंदर जो जो टैक्सेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, चाहे वो सर्विस टैक्स हो और भी जो अदर टैक्स हैं, उसको जो इंक्लूड किया गया, आप तो GST थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इस बार आपके लिए। तो हॉकिश स्टैंस हमें आ गया कि क्या होता है। मैंने आपसे बोला कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है, पैसा कम करना है। क्यों पैसा कम करना है, मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, जब ज्यादा हो गया मतलब प्रोडक्शन किसी चीज का कम होगा, लोगों के पास पैसा है तो चीजें कम है, पैसा ज्यादा है, तो ज्यादा लोग कम कोई चीज सब उसको खरीदना चाहेंगे, तो क्या होगा, उसका रेट बढ़ेगा, तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे हम लें कि प्याज है, प्याज की पैदावार कम हुई है, लोग प्याज को तो खाएंगे तो उसको उनकी डिमांड है, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो प्याज के दाम क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। तो उसी तरीके से अब गवर्नमेंट एक्ट करेगी क्योंकि उसको कंट्रोल करना है। तो कैसे एक्ट करेगी, लोगों के पास पैसा कम हो जाए, तो उसको कहते हैं हॉकिश स्टैंस। तो अब देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी should be maintain low interest to increase inflation, should maintain high rate to reduce inflation. Monetary policy's priority is to maintain growth rate only. Monetary policies to maintain support growth. अब देखिए, अगर लो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, अगर लो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा मतलब बैंकों को, बैंक आसानी से पैसा देंगे। जब बैंक आसानी से पैसा देंगे तो मार्केट में तो पैसा बढ़ जाएगा, और जब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। अब हम दूसरा देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी शुड मेंटेन हाई इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा, सपोज करिए आज बैंक 7% पे दे रही है लोन और 9% पे लोन अगर देने लगेगी, जब 9% हो जाएगा तो जो पीपल होंगे वो लोन नहीं लेंगे क्योंकि उनको लगेगा महंगाई है, मतलब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
ठीक है। जब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मतलब मार्केट में पैसा कम आएगा, और जब पैसा कम आएगा तो मीन्स परचेसिंग पावर इंसान की कम हो जाएगी, मतलब कोई चीज को खरीदने की जो क्षमता होती है। तो ये स्टेटमेंट हम कह रहे हैं कि सही हो सकता है हमारा। मॉनेटरी पॉलिसी प्रायोरिटी टू मेंटेन लो रेट ओनली, मतलब सिर्फ ग्रोथ रेट, देखो ओनली हो गया, ये सब स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं, जनरली मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज इज टू मेंटेन लो इंटरेस्ट रेट टू सपोर्ट ग्रोथ। देखिए लो इंटरेस्ट रेट तो हो ही नहीं सकता, ये कहाँ होगा लो इंटरेस्ट रेट, जब हमें डॉविश स्टांस लेना हो, मतलब एक्सपेंड करना, इकोनॉमी को एक्सपेंड करना हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, बी। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। सर जैसे आपने एक्सपांशनरी पॉलिसी के बारे में बताया कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे इसके अंदर, तो सर उसमें जब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सर इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। रिपीट करिए एक बार सवाल अपना। हेलो, सवाल रिपीट कीजिए, हेलो? किसने पूछा था सवाल, सवाल रिपीट कीजिए। चलिए इमरान सर आगे बढ़िए। चलिए जो हेलो? अगर आपका मैं जो हेलो? सवाल समझ हाँ हेलो बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ सर कि आपने एक्सपांशनरी पॉलिसी के बारे में बताया कि गवर्नमेंट उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके वजह से, तो सर उसमें इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है ना हमारा उसके साथ साथ, तो क्या हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के? नहीं आप इसको उसमें प्रोपोर्शनलिटी और डिसप्रोपोर्शनलिटी भी मत समझिए कि अगर आप, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सपोज करिए अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट मनी को पंप कर रही है, मतलब एक्सपेंड कर रही है, तो वहां तो ग्रोथ मिलेगी ना आपको। हाँ सर, बट इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा ना उसमें, कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो। बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ना है मगर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन होना चाहिए, इसलिए तो ग्रोथ मिलेगी जब आपको। हाँ, तो आप उसको हर कंडीशन में नहीं बोल सकते ना, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, पूरी कंडीशन को फॉलो, आप सपोज करिए कि गवर्नमेंट ने पैसा डाला, ठीक है, अब इन्फ्लेशन का तो एक ब्रैकेट है, जो मैंने आपको बोला ना भाई, इन्फ्लेशन एक लेवल पे मेंटेन होना चाहिए, 4% का ब्रैकेट तो फॉलो ही करना है, +-2 का, +-2, यस सर। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम होगा, सपोज करिए 2% का इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब देश में महंगाई नहीं है, जब देश में महंगाई नहीं है तो कोई प्रोडक्शन क्यों करेगा? यस सर। कोई चीज 5 रुपए की मिलेगी हमेशा, तो वो तो फिजिबल नहीं है ना। तो गवर्नमेंट इसलिए करती है मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर? नहीं, ठीक है, कोशिश है, हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है, तो अब मैं समझ सकता हूँ उस चीज को, क्योंकि ऑलरेडी अगर कुछ लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं और 1-2 अटेम्प्ट यूपीएससी दे सकते हैं, मुझे पता है उस चीज के बारे में कि ये बहुत डेप्थ हो जा रहा है, मगर मेरी कोशिश है कि जितना भी हम 45-50 मिनट है कि हम उसमें मैक्सिमम चीजें कवर कर दें। ठीक है, ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये अब इसमें हम आ गए ये फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए इसमें हम ये क्वेश्चन को डील कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी आई थी 2023 में। फॉरेन पॉलिसी क्या था, ये इकोनॉमी से रिलेटेड था। अब अगर आपको एग्जैक्ट नंबर दिया जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स था, आपको पढ़ना था, तो उसमें यह था कि कुछ सर्टेन अमाउंट, मगर मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है, या यूपीएससी में भी कैसे करना है। तो अगर उसमें क्या बोला, टू डबल इंडिया गुड एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 760 बिलियन बाय 2, अगर एग्जैक्ट नंबर आए, एग्जैक्ट नंबर जैसे 200, 300 या कोई भी नंबर आए, तो आप उसको मान के चलिए वो गलत होगा, मान के चलिए जनरली। अब वो अप्रोक्सीमेटली लगा दे आपको, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। तो हम इसमें क्या एग्जैक्ट नंबर दिया था, तो मैं अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, मैं मान रहा हूं कि उसने एग्जैक्ट नंबर दिया है और मैंने जहां पीवाईक्यू को एनालिसिस किया है, तो मैं मान के चल रहा हूं वो गलत दिया होगा। तो मेरा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब टू बी स्टेब्लिश्ड। अभी अब इसका जो एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंडिया एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत दिया है, फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी, इंडिया एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक। तो अब इसको आप ये बोलिए कि हाँ डिस्ट्रिक्ट, चूंकि आज सरकार का पूरा क्या ध्यान है कि हाँ हर डिस्ट्रिक्ट वन नेशन जैसे हो रहा है, इस वन टैक्स, सिमिलरली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, तो गवर्नमेंट हब स्टेबल करेगी, हाँ हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल,
सी तो है ही, हमारे ऑप्शन में 2 बचा है, देखा। द पॉलिसी ऑल्सो प्लान्स टू लॉन्च अ स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम फॉर क्लोथिंग अपरेल। तो हम अब ध्यान देते हैं, हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं कि भाई तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, अब दोनों में है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें, द डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब टू बी स्टैब्लिश। अब एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट हब की बात कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी पॉलिसी ला रही है जो एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है। तो आप सोचेंगे हाँ ये चीज़ हो सकती है क्योंकि आपने वर्ड टू वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, तो हम इसके बी के साथ चले जाएंगे और इसका आंसर बी ही है। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग। अब इधर फिर आ गया कि नॉन टैरिफ बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब फिर मैंने आपको क्या बोला कि हम ऑप्शंस में पूरा का पूरा ध्यान देंगे कि ऑप्शंस किस तरीके से प्ले आउट कर रहा है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर वो होंगे जो टैक्स से रिलेटेड नहीं होंगे। जैसे सपोज करिए हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है, यूएस बोलता है कि साइड तो जो उनके प्रोविजंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं, मतलब वो ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मिक्स ना हो, फूड एडल्ट्रेशन ना हो, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा गया हो। तो जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं कि वो टैक्स से रिलेटेड नहीं होते, आप बस इतना ध्यान रखिए इसमें। अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या क्या, जैसे एड वैलोरम ड्यूटी। अब जैसे अगर जिसने पढ़ा होगा, ये एड वैलोरम जो होता है, अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे, एक तरीके का टैक्स होता है। टैक्स होता है मतलब जैसे वो वैल्यू पे लगता है। जैसे आप कोई कार खरीदा है, जैसे ऑडी हमने कार खरीदी, ठीक है, ऑडी में एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो किसी की वैल्यू पे जो टैक्स लगता है, सपोज करिए जैसे कोई कार है, जैसे टेस्ला की कार इंडिया में अगर कोई बिक रही हो, उसके वैल्यू पे, जैसे उसकी वैल्यू ज्यादा है, और वैल्यू बेस्ड जो टैक्स होता है, वैल्यू पे ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे एड वैलोरम टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो टैक्स से रिलेटेड था, तो मैंने बोला कि नॉन बैरियर जो होता है, नॉन टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स से रिलेटेड नहीं होगा, तो मतलब बी स्टेटमेंट गलत है। हम अब हमने देखा बी स्टेटमेंट कहाँ कहाँ है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, या तो ये होगा और या तो ये होगा। तो हमने देखा कि ए तो सही है हमारा, इसका मतलब ए हमारा सही है दोनों में, डी भी सही है, ठीक है। अब हमने देखा एक्सपोर्ट सब्सिडी, बिल्कुल एक्सपोर्ट सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए दे सकती है, ये हम जानते भी। टैक्स से रिलेटेड कुछ नहीं, तो टैक्स से रिलेटेड केवल यही था, तो हमारा आंसर हो गया सी। तो आपको एलिमिनेशन करना, एग्जाम 50% जो हमने क्लास का टारगेट था उसको कंप्लीट कर लिया आएगा, और कल जो मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं हम हमारी हार्डली 30-40 मिनट में कवर हो जाएंगे। और मेरा जो आज आपको जैसे मकसद जो था, मैंने क्वेश्चंस को लेके और किस तरीके से मेरी अप्रोच थी कि मैं बताऊं कि एग्जाम हॉल में क्या क्या कैसे आपको क्वेश्चन को लेना था, और प्लस क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप क्लास को अगर रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आप पाओगे कि आपने कितना बड़ा सेक्शन कवर अप कर लिया, ठीक। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग बिगिनर्स थे। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि सबसे बड़ा आरसीए का जो हमने गाइडेंस प्रोग्राम चलाया है, तो मैंने सर का ये कहना है कि आप थोड़ा बेसिक लेआउट भी दीजिए। तो इसमें 2 सेक्शन है हमारे पास। एक बच्चा जो यूपीएससी का अटेम्प्ट भी दे रहा है, उसके ये बहुत ही मिनिमम कॉन्सेप्ट है, उसको पता है ये सब चीजें, और इसको ग्राउंड पे आके समझाने के लिए भी थोड़ा एक टाइम चाहिए था। तो मैंने कोशिश ये करी कि आपको मैक्सिमम इनपुट दे सकूं। दूसरा ये है कि मैं आपको रेफरेंस दिया, जो बुक्स दी उस पर आप ध्यान रखिए, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। आप ये मान के चलिए इस पे भी इस बार क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 4 से 5 सवाल बनेंगे। प्लस सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। जो आपने टॉपिक्स बताए थे और जितनी पीवाईक्यू आए थे, क्या वो विवेक सिंह से हो जाएंगे? विवेक सिंह मोर देन इनफ है। अगर आप आरसीए में 20 सवाल आएंगे जो हमने सेक्शन पढ़ाया है, इससे आप ये मान के चलिए 10 सवाल आप हल कर लेंगे, अगर आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग है। सर व्हाट अबाउट नितिन सिंघानिया? सर नितिन सिंघानिया भी ठीक है, कोई इशू नहीं। नितिन सिंघानिया सर एक क्वेश्चन है, मैं पीजी इकोनॉमिक्स से कर रहा हूँ। जी जी। और हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं इकोनॉमिक्स से अभी करेंटली पीजी कर रहा हूँ। मेरे कोर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट सर ये जो करंट अफेयर मर्ज होके क्वेश्चन आता है, उसमें सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, गलत उसमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मैं आपको अब करंट अफेयर से थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप ये देखिए कि हम टारगेट क्या कर रहे हैं, यूपीएससी और आरसीए, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीजें केवल कि हमने आप आरसीए का पेपर आज डिस्कशन किया, और आप यूपीएससी को अगर टारगेट करें तो यूपीएससी के आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। अगर कोशिश होगी कल हम देखेंगे उसको।
तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी का हमने देखा कि क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन बेसिक से ही पूछे जा रहा है। बताइए पूरे इसमें कितने एक्ट पूछे गए? एक भी एक्ट नहीं था, कोई भी एक भी लॉ नहीं पूछा था इकोनॉमी से रिलेटेड। बेसिक सवाल ही थे कि जो इकोनॉमी में चल रहा है। तो करंट अफेयर्स में आप ये देखिए कि इकोनॉमी कैसे रन करी इस साल, इकोनॉमी में क्या क्या इशू आया था। बैंक, कोई नई बैंक या पेमेंट बैंक, जैसे सपोज करिए अभी क्या चल रहा है, अभी ये देखा गया कि जीएसटी है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया फॉर द एग्जांपल कि जीएसटी में 2 लाख करोड़ का हमने टारगेट को क्रॉस कर लिया, तो आप ये मान के चलिए जीएसटी इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी बात, आरबीआई ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी में कंटिन्यू अपना स्टैंड लेके रखा है कि मेंटेन करके रखा है इसके स्टेटस को, मतलब 5 से 6% का रेपो रेट लेके मेंटेन किया है, तो रेपो रेट इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा देखा है कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप ये उम्मीद करिए अनएम्प्लॉयमेंट से सवाल बनेगा बिल्कुल, खासतौर पर एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। तो आपको इंडियन इकोनॉमी देखना पड़ेगी कैसे रन कर रही है पूरा का पूरा, प्लस बजट में क्या था। हाँ बोलिए सर, इज मोरनाल लेक्चर्स इनफ फॉर आरसीए? अगर आपने रोनाल्ड लेक्चर देखे तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। थैंक यू। ठीक है, तो आप करंट का जो मैं कंटिन्यू बोलना चाह रहा हूँ, करंट में मोटा मोटा आप देख लीजिए, बस ज्यादा आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ने की जरूरत है आरसी के लिए खासतौर पर। सर करंट में पीटी 365 फॉलो करेंगे तो आरसी में हो जाएगा सर? मोर देन इनफ। और सर बहुत सारे टॉपर संजीव वर्मा बुक भी बताते हैं, वो कैसी है? मार्केट में हजारों बुक है, ठीक है, तो मेरा ये सजेशन ये है कि वो बुक पढ़िए जो कम से कम 5 से 10 बार रिवीजन कर सकेंगे। जी जी जी, नहीं मेरे पास है, खरीदनी पड़ती है। जी जी, 2-3 हम सेशन 25 में क्लोज करेंगे, 10-25 पे। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे 1-2 सवाल और पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी, ऐसे भी देखिए ओवरऑल कटअप कितना होता है आरसीए का? हेलो सर, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है सर। सर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि ये जो सर आपने कहा कि 4:2 प्लस और -2 का ब्रैकेट होता है सर, ये जरूरी क्यों होता है सर? हर समय 1 रुपए का सामान क्यों नहीं बिक सकता? अगर फॉर एग्जाम्पल हम जी, मैं समझ गया आपका सवाल, ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। उसमें क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में, क्योंकि क्या हो रहा था ना, इन्फ्लेशन ज्यादा भी हो सकता है, इन्फ्लेशन कम भी होता है। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए गए कि इंडियन इकोनॉमी जो राइज कर रही है कंटिन्यूसली, उसमें एक दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के बीच में साइन हुआ है, जिसमें आपको इतना बैंडविड्थ लेके चलना है। इससे ज्यादा अगर सपोज कर इन्फ्लेशन बहुत कम होगा तो कोई प्रोडक्शन क्यों करना चाहेगा? मुझे बताइए भाई, अगर सपोज का इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन 1-2% है, तो ये इकोनॉमी जब हमारी डेवलप्ड होती है, जैसे यूएस में 1-2% की ग्रोथ बहुत ज्यादा है उनके लिए, मगर हमारी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो वहां पर एक ऐसी इन्फ्लेशन होना चाहिए जिससे कंपनी भी प्रोडक्शन करे, लोग मैन्युफैक्चरिंग डालें, लोग सर्विस सेक्टर में ग्रोथ करें। तो इसलिए एक बैंड साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में। हेलो सर, प्लीज आरसीए से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। सर ये बताइए। हेलो, हाँ, अभी सर आप ये बताइए सर, अभी 1 मिनट, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने पूछा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज जैसे अगर आप लोग कल क्या देख के आ सकते हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी सर। हेलो सर। टूल्स, जी जी सर, दोनों भी टूल्स देखना है कि सर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इमरान सर ऐसा करते हैं ना, कल इमरान सर ऐसा करते हैं कल जब सर पहले जो आप बता रहे हो वो कंप्लीट कर दीजिए, हम नोट डाउन कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स हम जब क्लोज करेंगे उस वक्त हम आप लोगों को पूरा लिस्ट डाउन करके एक पीडीएफ दे देंगे कि ये इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक से, और ये इम्पोर्टेंट है करंट से। ठीक है जी।